वालेकुम। कैसे हैं राहुल? ठीक है उसने। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। सो क्या कर रहे थे हम लास्ट क्लास में? इसी चला दो पंखा बंद। क्वेश्चन किया था एक मैम। हमने एक क्वेश्चन किया था एंड वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड था? ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप। और फिर मैंने आपको, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने आपको कहा था ARC ये क्वेश्चन खुद से कीजिएगा। और एक और क्वेश्चन भी दिया था कि इसको भी खुद से ट्राई कीजिएगा। ऐसा ही है? आई नहीं कंप्यूट। किया है मैम। नहीं किया? नहीं किया। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। अच्छा जी। अब आइए, आज हम करेंगे आपको स्क्रीन, एक मिनट, लेट मी शो यू द स्क्रीन। टिंग। share। मेरा डेस्कटॉप नजर आ रहा है? ACCA का जी जी। पेज नजर आ रहा है? जी जी। राइट, परफेक्ट। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम एक टेक्निकल आर्टिकल देखेंगे। ठीक है? उस टेक्निकल आर्टिकल को देखते हुए फिर हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे एंड देन वील गो ऑन टू आवर क्वेश्चन। ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जी। जैसे कि हम देख रहे थे कि लीडरशिप, हम लास्ट क्लास में देख रहे थे, तो लीडरशिप में हमें रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप, कल्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन, एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड टॉपिक एक्सप्लेनर वीडियो। तो ये तो आपने खुद से करना है। आज हम देखेंगे जी। एथिकल डिसीजन मेकिंग। एक नजर हम इसको देखेंगे और एक नजर हम रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप को देखेंगे। तो हम ये टेक्निकल आर्टिकल्स लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में इसको जरा ओवरव्यू करेंगे और देखेंगे कि कोई ऐसी बात तो नहीं जो हम मिस आउट कर रहे हो, सब चीजें कवर्ड है नहीं है, एंड इट विल बी अ ब्रीफ ओवरव्यू फॉर ऑल दीज हेडिंग्स अंडर द लीडरशिप। एथिकल डिसीजन मेकिंग पढ़िएगा। मैनी बिजनेस डिसीजंस। Many business decisions have elements to them. This is because on the impacts of these decisions and the fact that outcomes are likely to affect stakeholders in different ways and will express different ethical values. All right. So, firstly, every business decision has an ethical element. What do you understand by this ethical element? Ethical element का क्या मतलब है? एथिकल एलिमेंट का मकसद किसी ना किसी वे में उसको एथिक्स को फॉलो करना होगा। एथिक्स और एथिकल कोड ऑफ एथिक्स क्या है हमारे पास राहुल, जो ACC हमें देता है? 5 फंडामेंटल कोड ऑफ एथिक्स। फंडामेंटल्स है उसके। जी, तो क्या क्या है, जल्दी से रिवाइज कर लें। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। वेरी गुड। तो इसका निमोनिक कॉपी: कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, सॉरी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड लास्टली इंटेग्रिटी फर्स्ट। वेरी गुड। अब आइए, दिस इज बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ दोज डिसीजंस एंड द फैक्ट दैट आउटकम्स आर लाइकली टू अफेक्ट स्टेक होल्डर्स। सो इसमें जो दूसरी बात, पहली बात हमने कहा एथिक्स, एथिक्स को हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी बात इसमें आ रही है इम्पैक्ट, आउटकम्स। हर एक्शन का कोई ना कोई आउटकम होता है, कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है, और वो कॉन्सिक्वेंस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट तरीके से अफेक्ट करता है। तो यानी बात कहाँ आ गई? स्टेक होल्डर्स पे। पहली चीज एथिक्स, सही। दूसरी चीज अफेक्ट या इम्पैक्ट या आउटकम। और किसको आउटकम किसके ऊपर आ रहे हैं? स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास इदारे में? स्टेक होल्डर्स तीन तीन टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल, एक्सटर्नल और कनेक्टेड। वेरी गुड। कुछ एग्जांपल्स दीजिएगा। एक्सटर्नल जैसे कि कस्टमर्स और सप्लायर्स। इंटरनल में मैनेजमेंट आ गई, फ्रंटलाइन वर्कर्स आ गए, और शेयर होल्डर्स। अच्छा, और शेयर होल्डर्स एक। जिनको आपने एक्सटर्नल कहा है ना, वो बेसिकली कनेक्टेड है। वो बेसिकली अच्छा। कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स है। कनेक्टिंग, कनेक्टिंग आप किसको बोलोगे? जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं आपके इदारे के साथ ऑन एंड ऑफ फ्रीक्वेंटली। तो कस्टमर हो गए, ऑन ओके। एंड ऑफ आपकी ट्रांजैक्शंस चल रही है। सप्लायर हो गए, ऑन एंड ऑफ चल रही है। तो ये कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स हैं। इंटरनल एम्प्लॉयज जो इदारे के अंदर रह के काम कर रहे हैं। ठीक है? एक्सटर्नल गवर्नमेंट, एक्सटर्नल एनवायरमेंट,
ठीक है, एक्सटर्नल ओके। बैंक, ठीक है, सही कनेक्टेड है। बैंक को भी आप शेयर कनेक्टेड होल्डर्स मैम कर सकते इंटरनल में कंसीडर होगा ना? हैं। हम्म। शेयर होल्डर्स इंटरनल में कंसीडर होगा या फिर एक्सटर्नल में? शेयर होल्डर तो आपके बिजनेस का ओनर है ना, तो आपको क्या लगता है, सही। इसको इंटरनल में डालना चाहिए कि एक्सटर्नल में? वैसे तो ऑनर है तो इंटरनल में ही रखना चाहिए फिर तो। इंटरनल में ही रखना चाहिए क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, और वो हाँ। मतलब डायरेक्टली ओनर ही है इदारे का। ठीक है, तो अब सही। ये सारे स्टेक होल्डर्स आपके सामने आ गए, और ये अब आपके पास बिग पिक्चर आ गई। अब जब भी आप आंसर करने जाओगे ना, लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एथिकल क्वेश्चन को, नंबर वन कोड ऑफ एथिक्स को सामने रखना, नंबर टू उसके कॉन्सिक्वेंस को सामने रखना, एंड नंबर थ्री ये देखना कि किस किस स्टेक होल्डर को क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये बिग पिक्चर हो गई। ठीक है, अब आइए एंटर करते हैं आर्टिकल में। In this article, two of the main decision-making frameworks from the SBL study guide are examined. और वो दो frameworks कौन से हैं? नंबर वन, American Accounting Association मॉडल, एंड नंबर टू, Tucker's 5 question मॉडल। ये दो मॉडल्स को सामने रखा गया, फ्रेमवर्क को सामने रखा गया। अब क्या है ये दो फ्रेमवर्क? लेट्स जस्ट गो थ्रू इट। ट्रिपल ए मॉडल, द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल, comes from the report for the AAA written by Legendre Fur and Rockness in 1990. In the report, they suggest a logical 7-step approach for decision making, which takes ethical issues into account. तो यानी ये जो ट्रिपल ए है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल है, इन्होंने 7 स्टेप अप्रोच हमें बताई है, या 7 स्टेप प्रोसेस बताया है कि लीडरशिप को डिसीजन ये 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए लेना चाहिए ताकि एथिकल इश्यूज एड्रेस हो सके। सो द मॉडल बिगिंस एट स्टेप 1। पढ़िए। Step 1, by establishing the facts of द these केस। of the case, ठीक है, while व्हाइल perhaps परहैप्स ऑब्वियस, दिस स्टेप obvious this step। जी जी पढ़ लें आप। पढ़ो पढ़ो। मैं पढ़ मैं पढ़ूं। This step means that when decision making process starts, there is no ambiguity about what is under consideration. नेक्स्ट स्टेप 2। Step 2 is to identify the ethical issues in the case. This involves examining the facts of the case and asking what ethical issues are at stake. The third step is an identification of the norms, principles, and values related to the case. This involves placing the decision in its social, ethical, and in some cases, professional behavior context. In this last context, professional codes of ethics and social expectations of the profession are taken to be the norms, principles, and values. For example, if stock market rules are involved in the decision, then these will be a relevant factor to consider in this step. Okay, in the fourth step, each alternative course of action is identified. This involves stating each one without consideration of the norms, principles, and values identified in step 3. In in order to ensure that each outcome is considered, however appropriate or inappropriate that outcome might be. Then step 5, the norms, principles, and values identified in step 3 are overlaid on the options identified in step 4. When this is done, it should be possible to see which options accord with the norms and which do not. In step 6, the consequences of the outcomes are considered. Again, the purpose of the model is to make implications of each outcome unambiguous so that the final decision is made in full knowledge and recognition of each one. Finally, in step 7, the decision is taken. राइट। सो ट्रिपल ए मॉडल, 7 स्टेप अप्रोच Right. क्या क्या है? अब जैसे यहाँ बहुत ब्रीफली इन्होंने मेंशन कर दिया, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, नंबर वन, व्हाट आर द एथिकल इश्यूज इन द केस, व्हाट आर द नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज रिलेटेड टू द केस, व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन,
What is the best course of action that is consistent with the norms, principles, and values identified in step 3? What are the consequences of each possible course of action? And finally, what is the decision? अपने पास प्लीज ये नोट डाउन कर लीजिए, लीडरशिप मॉडल्स, लीडरशिप फ्रेमवर्क फॉर डिसीजन मेकिंग, और दो मॉडल्स मेंशन कर दीजिए, ट्रिपल ए 7 स्टेप्स एंड टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल, जो अब हम करेंगे। आपके पास 1 पेजर में ये हो, ताकि आपको मतलब याद रहे जब भी आप अपना रेफर करें नोट्स को, कि ये मुझे गो थ्रू करना है दोबारा से। ठीक है, ये ठीक है सब। मैम, मैं अपने पास नोट करूँ ये। जी जी, नोट करना है। जस्ट गिव द हेडिंग लीडरशिप डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, एंड देन एरो बना दे, दो मॉडल्स, ट्रिपल ए एंड देन ट्रकर्स 5 मॉडल। ट्रिपल ए के नीचे 7 स्टेप्स एंड टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल अभी हम देखें। ठीक है मैम। डन। अच्छा, टकर्स 5 क्वेश्चन हाँ। मॉडल क्या कहता है? This model is conceptually slightly different from the AAA model, but is nevertheless a powerful tool for determining the most ethical outcome in a given situation. And how to do that? The first is, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा, scenario है, big company is planning to build a new factory in a developing country. Analysis show that the new factory investment will be more profitable than alternatives because of the cheaper labor and land cost. The government of the developing country has helped the company with its legal compliance, and which is now fully complete. And the local population is anxiously waiting for the jobs, which will in turn bring much needed economic growth to the developing country. The factory is to be built on reclaimed brownfield land and will produce a lower unit rate of environmental emissions than a previous technology. So, number 1 question, यानी ये 5 questions पूछेगा। Number 1, is it profitable? क्या ये पूरी सिचुएशन आपको लग रही है प्रॉफिटेबल है? यस। द इन्वेस्टमेंट विल एनेबल द कंपनी टू मेक अ सुपीरियर रिटर्न देन द ऑल्टरनेटिव्स, क्वेश्चन मेंशन कर रहा है। द केस एक्सप्लेन्स दैट दीज आर बिकॉज ऑफ द चीपर लेबर एंड लैंड कॉस्ट, की डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ वहां पे चीप लेबर भी मिलेगी और लैंड कॉस्ट भी, तो क्या प्रॉफिटेबल होगा? यस होगा। इज इट लीगल? यस, गवर्नमेंट ऑलरेडी सपोर्ट दे रही है कंप्लायंस के तहत। ठीक है। इज इट फेयर? As far as we can tell, yes. The only stakeholder mentioned in the scenario is the workforce of the developing country, जो कि इंतजार कर रही है, anxiously waiting for the jobs. And जब एक आवाम इंतजार करती है कि हमें जॉब्स मिलेंगे, तो ऑब्वियसली वो एक बेनिफिशियल काम ही होता है, या वो एक बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट ही होती है। इज इट राइट? Yes, the scenario explains that the factory will help the developing country with much needed economic growth and no counter arguments are given. Is it sustainable और environmentally sound? Environment को तो कोई नुकसान नहीं। The scenario specifically mentions an environmental advantage from the investment. So in this specially simplified case, the decision is clear as it passes each decision criteria and the 5 question model in more complex situations. तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आप किसी भी सिनेरियो पे पूछेंगे एज अ लीडर, बीइंग अ लीडर, कि क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए इस इन्वेस्टमेंट में या नहीं। Number 1, is it profitable? Number 2, is it legal? Number 3, is it fair? Is it right? Is it sustainable और environmentally sound? अब मैं चाहूंगी कि जो आपने डायग्राम बना ली है और ट्रिपल ए लिख लिया है और ट्रकर्स टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल लिख लिए, उसके नीचे अब यहाँ पे आप 7 स्टेप्स की हेडिंग्स डाल लीजिए और ये 5 क्वेश्चंस के हेडिंग डाल लीजिए, क्योंकि अब जो हम सवाल करेंगे तो इनशाला उसमें इस फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए हमें आंसर देना है। तो वो क्वेश्चन रिक्वायरमेंट हमें बताएगी कि वो ट्रिपल ए से मांग रहे हैं या टकर्स 5 क्वेश्चन मॉडल मांग रहे हैं। तो क्विकली मैं इसको कॉल आउट कर रही हूँ। ट्रिपल ए का स्टेप 1 लिख लीजिए, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस?
Step 2. What are the ethical issues in the case? Step 3. What are the norms, principles, and values related to the case? One second, ma'am. What are the alternative course of action? What is the best course of action that is consistent with the norms, principles, and values? What are the consequences of each possible course of action? And then what is the decision? 7 steps लिख लिए? एक मिनट, एक मिनट मैम, मैं 6 ठीक है मैम, लिख लिया मैंने. Next 5 question model. Is it profitable? Is it legal? Is it fair? Is it right? Is it sustainable? ओके मैम, लिख लिया मैंने. Is it sustainable or environmentally sound? Done? जी अच्छा, अब ये दूसरा सिनेरियो है और इसको 5 क्वेश्चन मॉडल के जरिए जरा आप मुझे इस पे जवाब दें, जस्ट verbally. Some more information has emerged about big company's new factory in the developing country. The brownfield land that the factory is to be built on has been forcefully requisitioned from a community, the poor community.
considered as second-class citizens by the government of the developing country. The poor community occupied the land as a slum and now has nowhere to live. Is it profitable? प्रॉफिटेबल तो हो सकता है मैम अभी भी। Yes. ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट। हाँ, प्रॉफिटेबल तो है क्योंकि हमें सिनेरियो वन से भी बताया यही जा रहा है कि ऑफ कोर्स ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग है, तो यहाँ वैसे ही लोगों को जॉब के लिए इंतजार है, तो प्रॉफिटेबल तो है। नेक्स्ट, इज इट लीगल? लीगल भी हो सकता है क्योंकि लैंड तो हम अक्वायर कर ही लेंगे वहाँ की। क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद उनको सेकंड क्लास सिटीजन बोल दिया है, यानी गवर्नमेंट खुद आपका साथ दे रही है, तो गवर्नमेंट ने अच्छा। लीगल कर दिया ना। लीगल वही चीज है जिसमें गवर्नमेंट आपका साथ दे वो लीगल है, जिसमें गवर्नमेंट आपका साथ ना सही। दे वो इलीगल है। ठीक है। सही है। इज इट फेयर? फेयर तो नहीं है। फेयर नहीं है क्योंकि आप क्योंकि किसी को डिसलोकेट कर रहे हैं और उनको कंपेंसेट भी नहीं कर रहे। एक होता है आप किसी को डिसलोकेट करें लेकिन गवर्नमेंट उसको कंपेंसेट भी करे, या कंपनी कंपेंसेट करे जो भी लैंड एक्वायर कर रहा है। ठीक है। इज इट राइट? राइट भी अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, फेयरनेस के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है फिर राइट भी तो। अगर हम पुअर कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव, वेरी गुड पॉइंट राहुल, आई एम ग्लैड दैट यू सेड दिस, कि पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। अगर हम पुअर कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा उनके साथ, उनके ऊपर तो जुल्म हो रहा है। अगर हम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट तो कह रही है हम तो बिग पिक्चर में हम कंट्री की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, हम फैक्ट्री नहीं लगाएंगे तो फिर जाहिर है फिर लोगों को जॉब कैसे मिलेगी, हम तो उनकी भलाई के लिए सोच रहे हैं। ठीक है। अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से बोलो, कंपनी तो कह रही है हम तो अपना डेवलप्ड कंट्री छोड़ के इधर आए हैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाने, हम तो जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, हम तो रोजगार दे रहे हैं। रोजगार आएगा तो घर भी आ जाएगा, रोजगार नहीं है तो घर का आएगा। ठीक है। हम्म, तो पर्सपेक्टिव वेरी ये गुड, राइट इज ऑलवेज अ पर्सपेक्टिव, कि ये राइट है या रॉन्ग है। मेरे पर्सपेक्टिव से जो चीज राइट है वो हो सकता है आपके पर्सपेक्टिव से रॉन्ग हो, आपके पर्सपेक्टिव से जो चीज राइट है वो हो सकता है मेरे पर्सपेक्टिव से रॉन्ग हो, तो वो ये वाकई एक पर्सपेक्टिव का खेल है। वेरी गुड, आई एम ग्लैड दैट यू सेड दैट। नेक्स्ट, इज इट सस्टेनेबल और एनवायरमेंटली साउंड? क्या ये सिनेरियो ये में यहाँ पे फैक्ट्री लगाना वुड बी सस्टेनेबल? इसको लॉन्ग रन में कंटिन्यू किया जा सकेगा? क्या ये एनवायरमेंटली साउंड है? ये भी केस केस से ही पता चलेगा। केस में तो यही लिखा है ना कि स्लम एरिया है, स्लम को हटा के और उनको कोई दूसरा घर भी नहीं दे रहे, वहां फैक्ट्री लगाई जा रही है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उसी फैक्ट्री पे अटैक करेंगे ना आके। तो सस्टेनेबल भी इसके थोड़े अच्छा। से रिस्क रिस्क लग रहा है कि कहीं मतलब अगर लोग आ थम के प्रोटेस्ट कर लिया, अंदर घुस गए, तोड़ फोड़ कर दी, तो सस्टेनेबल तो ना हुआ ना। ओके, लेकिन सस्टेनेबिलिटी तो मैम एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से ही देखे जाता है ना, नहीं, कि कोई एनवायरनमेंट को प्लीज नुकसान तो नहीं। प्लीज इसको आप जो अच्छा। है नोट कर लें। सस्टेनेबल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी फॉर योर एसबीएल पेपर, एंड इस वक्त एसीसीए बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रेज कर रहा है, वेबिनार्स करवा रहा है कि सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब एक दो तरह से, एक मतलब ये है कि क्या आपका बिजनेस सस्टेनेबल रहेगा लॉन्ग रन में, मतलब ये जो बिजनेस है ओके। इसका स्कोप क्या है लॉन्ग रन में, क्या ये चलेगा, इसकी डिमांड होगी, इसका सप्लाई में जो रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वो रहेंगे, क्या इसमें प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं रहेगा, लॉन्ग रन में इसकी सस्टेनेबिलिटी है या नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एनवायरमेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल है या नहीं, कि एनवायरमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, इको फ्रेंडली है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ग्रीन प्रोडक्ट्स है, एनवायरमेंटल को बचा रहा है या उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट है, दैट्स एनवायरमेंटल। पोल्यूशन जो हो रहा है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसका टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल कहाँ जा रहा है, क्या वो हमारे एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है या फिर पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है या न्यूट्रल। ओके, मतलब सस्टेनेबिलिटी में हम और भी चीजें देखते हैं। बिल्कुल, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो आप सस्टेनेबिलिटी देखते हो ना, कि फाइनेंशियली फीजिबल है या नहीं, लॉन्ग रन में इसको हम चला सकेंगे नहीं चला सकेंगे, इस प्रोजेक्ट की आगे डिमांड, इस प्रोडक्ट की आगे डिमांड है भी या नहीं, या एआई के आने की वजह से, टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ये अब मतलब अब कोई नहीं इसको यूज करता। लाइक फॉर एग्जाम्पल, वो दिन दूर नहीं कि घड़ियां बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी होंगी, अलार्म क्लॉक्स हो चुके हैं, ये जो मैंने वॉच पहनी हुई है इस ये इससे अब हम टाइम तो नहीं देखते फॉर श्योर, टाइम तो अब हम इससे देखते हैं, लेकिन क्या है ये अभी हाँ, फिर वो भी फोन से ही फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं फैशन पॉइंट ऑफ व्यू से। या फिर
स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, लेकिन अब इसको ये भी इवॉल्व होगा, या ऑब्सोलीट हो जाएगा, दो ही चीजें। इवॉल्व उस सूरत में होगा कि अगर हमारे वो जो गूगल ग्लासेस बन रहे थे वो नहीं आ जाते, अगर वो आ गए तो फिर ये ऑब्सोलीट हो जाएगा। फिर ये वाई टू कैरी एन एडिशनल थिंग ऑन योर बॉडी विच हैज नो पर्पस, Right. राइट? सो ये Okay. sustainability, yes, you have to see in the long run ki whether this product will be in demand or not. Okay. Same arguments apply as before, ठीक है? Now, using these models in summary in exam, candidates may be asked to assess or evaluate a situation such as one of the above scenarios. In order to evaluate, and may decide to use one of these models as an effective way of justifying their decision. यानी इन models का इस्तेमाल करते हुए आपको आंसर देना है, scenario given होगा. Although some marks will be available for remembering the questions in the model used, the majority of marks will be assigned for its application. Application यानी कि case study पे आप इसको कैसे apply करके आंसर लिखते हो. If the situation is relatively complex, exam answers should reflect that complexity, showing, for example, that arguments for and against a given question in the model, and also showing this in the final decision. देखो राहुल मेरा बच्चा, एक बात याद रखना, अब आप आ गए हो एसबीएन लेवल में, प्रोफेशनल लेवल। यहाँ पे एग्जामिनर आपकी लर्न बाय हार्ट वाली स्किल को चेक नहीं कर रहा, यहाँ पे वो आपकी एसीसीए स्किल्स को चेक कर रहा है। एसीसीए स्किल्स हमने डिस्कस किया था राहुल, किसे कहते हैं? ACCA मैम, एक एक याद तो नहीं है, एक तो एंटिसिपेटरी स्किल्स थी यस, एसीसीए स्किल्स, और एनालिटिकल स्किल, एनालिटिकल स्किल्स। क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, देन सी फॉर critical thinking, and then last क्रिटिकल। C ओके। for anticipatory. एंटिसिपेटरी। तो जब मैंने एनालिटिकल कहा तो यहाँ पे जब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, ये आपका एनालिटिकल स्किल है कि कोई एक सही। आर्ग्यूमेंट इज इट प्रॉफिटेबल, इस पे आप फॉर भी बात करना, अगेंस्ट भी बात करना, प्लस भी बताना, माइनस भी बताना। प्लस क्या बताओगे? जो सिनेरियो में गिवन होगा वहां से प्लस निकालो, बताओ फाइनेंशियली क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। और जो क्वेश्चन में गिवन है या आपकी एंटिसिपेटरी स्किल से आपको पता चल रहा है कि यार अगर इसने प्रॉफिट नहीं कमाया तो क्या होगा, तो उसके नतीजे में क्या होगा, तो रिस्क्स, तो वो अगेंस्ट नेगेटिव बात। तो एनालिटिकल स्किल में आपने पॉजिटिव साइड भी बतानी है, नेगेटिव साइड भी बतानी है, और फाइनेंशियल और फाइनल डिसीजन लेते हुए भी दोनों बातों का ख्याल रखना है, प्रोज एंड कॉन्स, एंड देन यू हैव टू वे देम कि ज्यादा फायदा हो रहा है या ज्यादा नुकसान के खदशात है। अगर ज्यादा फायदे के खदशात हैं तो गो फॉर इट, और अगर ज्यादा नुकसान के खदशात हैं डोंट गो फॉर इट। या अगर फायदे के खदशात हैं और नुकसान के थोड़े से खदशात हैं, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। हाउ विल यू मिटिगेट जब ये मसला आएगा? तो अगर स्लम, आपने फॉर एग्जाम्पल डिसीजन ले लिया, इस केस स्टडी को सामने रखते हुए आपने डिसीजन ले लिया और आपने स्लम एरिया पे फैक्ट्री बिल्ड कर दी, तो एक खदशा तो है ना कि ये स्लम वाले जो लोग हैं, जो अब उनके पास कहीं नहीं जाने के लिए, कहीं नहीं रहने के लिए, ये सब मिल के दे हैव नथिंग टू लूज, ये सब मिल के आपकी फैक्ट्री पे अटैक कर दें, तोड़ फोड़ करें, आग लगा दें, पत्थर मारे, ये सब तो कर ही सकते हैं। हो तो हो व्हाट सकता है व्हाट मैम। कैन यू डू टू अवॉइड इट? आप इसके लिए प्रिपेयर कैसे होंगे? आप इसको अवॉइड कैसे करेंगे? नंबर वन, या तो आप इंसेंटिव्स दे दें कंपनी की तरफ से 10-10 हजार फी पर्सन कंपनसेशन, हम्म। ताकि आप उनको थोड़ा सा ठंडा कर दें उनकी आग को। या आप गवर्नमेंट से बातचीत करके, अगर आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही जबरदस्त, आप मतलब अगर बहुत ही नेकी का काम करें तो उनको कहीं रीलोकेट करें, बल्कि आपके ऊपर एथिकली फर्ज है कि आप उनको कहीं एथिकली, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी लैंड एलोकेट हो कि जहाँ पे वो रीलोकेट हो सके, जहाँ पे वो वापस से अपना स्लम एरिया बिल्ड कर सके। ठीक है? हम्म। या फिर तीसरा, आप वहां पे पुलिस तैनात कर दें अपने गेट्स के बाहर, कि इन केस कोई भी ऐसी चीज होती है तो पुलिस फौरन एक्शन में आ जाए। तो ये कुछ मिटिगेशंस हैं, ये एग्जाम ने आपको, सिनेरियो ने नहीं बताया, ये आपने एज अ बिजनेस लीडर सोचा है कि ये हो तो सकता है ना। तो फाइनल डिसीजन क्या होगा कि अगर फाइनल डिसीजन आपने ये लेना है तो फिर आपको ये प्रिकॉशनरी मेजर्स कुछ सामने रखने पड़ेंगे। ठीक है? सही। In most situations, the models can be used as a basis for identifying the factors that need to be addressed. In only the most clear-cut cases, or when the case provides a minimum of information, will be the decision be straightforward. यानी वो खुद
खुद आर्टिकल में एग्जामिनर कह रहा है कि हार्डली कोई ऐसा सिनेरियो होगा जिसमें आप बहुत क्लियरली डिसाइड कर सको कि नहीं नहीं इनको ये इन्वेस्टमेंट करनी ही चाहिए पक्का। क्लियर कट आंसर नहीं है। यानी कि हर जगह आपको एनालिटिकल स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लस साइड भी बताना पड़ेगा, माइनस साइड भी। और अगर प्लस की तरफ जाते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे, और अगर नो की साइड जाते हैं तो कुछ बेनिफिट्स से हाथ धोना पड़ेगा, तो वो क्या है। सो द डिसीजन विल नॉट ऑलवेज बी क्लियर कट केसेस। ओके, अब आइए नेक्स्ट। इन समरी दीज टू मॉडल्स कैन बी यूज्ड टू एंश्योर दैट एथिकल कंसिडरेशंस आर इंक्लूडेड व्हेन मेकिंग इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्टाइल टाइप डिसीजंस। यानी कि आप इग्नोर नहीं कर सकते कि आप अच्छी खासी आवाम को, फॉर एग्जांपल कितने नंबर ऑफ पीपल को आप डिसलोकेट कर रहे हैं, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा एज अ लीडर। हाउ मेनी पीपल आर गेटिंग affected by your decision of building that factory? 1,000, a 50,000, 100,000, 100,000, because the number matters. जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आपके इदारे पे। एंड ऑल्सो यू हैव टू टेक केयर कि गुडविल पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि मीडिया तो खामोश नहीं रहेगा, मीडिया तो कवर करेगा कि देखिए ये फैक्ट्री वालों ने यहाँ पे अपना, ये इस ब्रांड ने यहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप की है और इस वजह से लोगों को कितनी मसाइल आ रहे हैं और ये और वो। तो उसका आपकी गुडविल पे भी इम्पैक्ट आएगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल एंड यू हैव टू गिव दैट इन द आंसर, राइट? सो द लीडर हैज टू थिंक 360 डिग्रीज। आप एसबीएल ओके। बनने जा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, तो आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं सोचेंगे, आप 360 डिग्री सोचेंगे। गुडविल पे क्या इम्पैक्ट होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, एथिकली क्या इम्पैक्ट होगा, एनवायरमेंटली क्या इम्पैक्ट होगा, लीगली क्या इम्पैक्ट आएगा, सेफ्टी वाइज क्या इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी का क्या आएगा। जो 5 मॉडल है, टकर्स के 5 क्वेश्चंस, इज इट प्रॉफिटेबल, इज इट एथिकल, इज इट सस्टेनेबल। तो ये सारी चीजों के बारे में आप सोचोगे। बोथ मॉडल्स कंटेन डिस्टिंक्ट स्टेप्स एंड क्वेश्चंस दैट encourage the decision maker to recognize the ethical issues in a decision. Both are potentially useful to senior decision makers and hence their inclusion as an important part of the SBL guide. यानी ये आएगा ही आएगा, इसमें से सवाल आते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू, तो हमने ये दोनों मॉडल्स देख लिए। टेक्निकल आर्टिकल ये वाला देख लिया, अब जरा दूसरा टेक्निकल आर्टिकल देखते हैं। कल्चर एंड कॉन्फ़िगरेशन। कल्चर हमने एफबीटी में पढ़ा था, हैंडीज फॉर कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। यहाँ पे उसी का रिवीजन आया है, उसी का रिपीट आया है। पावर कल्चर, रोल कल्चर, टास्क कल्चर, पर्सन कल्चर, क्या मतलब है, कुछ याद आ रहा है? राहुल कुछ याद आ रहा है? पावर कल्चर किसे कहते हैं, रोल कल्चर किसे कहते हैं? ये एफबीटी की ब्रॉड फॉरवर्ड नॉलेज है। मैम ये तो इतना तो याद नहीं है। याद नहीं है, अच्छा। हैंडीज फॉर कल्चरल स्टीरियोटाइप्स, पावर कल्चर कहता है सेठिया, सेठिया निजाम। बिजनेस में जो सेठिया निजाम चलता है, ओके। बॉस ने कह दिया होगा तो होगा, बॉस ने कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा, बॉस ने कहा ये अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, बॉस ने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पावर कल्चर, वट एवर द बॉस सेज, बॉस इज ऑलवेज राइट। रोल कल्चर, रोल कल्चर में रोल्स हैं, सबकी पोजीशंस हैं, सबके डेजिग्नेशंस हैं, और रोल कल्चर सबका रोल है, हर कोई अपना रोल प्ले करता है, एंड दैट्स ऑल। नेक्स्ट, टास्क कल्चर, जॉब बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप हुआ हुआ है। जॉब बेस्ड यानी कि काम है, यानी कि, एक सेकेंड रुकिएगा, मीनवाइल इसको जरा रीड कीजिए, टास्क कल्चर और पर्सन कल्चर मैं आपसे पूछूंगी। ओके। Yeah, that would be great. Ongoing the job like job done integrity intervention because it's more important in your personal performance clearly than the requirements for this culture is more responsive to environment and competitive than by a person perspective employee is following a person condition
in the context of the organization and interacts with the organization as much as possible. In this culture, the individual is central point. The organization is seen as serving the individuals within it. Barristers, symbols, of architects, partnerships, and small possibilities can in this concern or in pushing. The organization structure is every minimal as possible. Individuals are clustered together in a small galaxy of individual stars. And they simplicity and open the world flexibility is encouraged and more important for customers and clients than the different one who
जी राहुल, आपने पढ़ लिया? जी मैम। सो टास्क कल्चर क्या होता है, बताएं, क्या समझ आया आपको? टास्क कल्चर मैम, काम पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस काम को ज़्यादा दी जाती है, और क्लाइंट्स और कस्टमर्स को पे फोकस किया जाता है कि वो खुश रहें, बाकी सही। बेसिकली हर काम इंटरनल। की ना एक नोयत होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक समझ लें हर नेचर होती है काम की, ठीक है। अब कुछ काम ऐसे होते हैं जो रोल बेस्ड होते हैं। रोल बेस्ड यानी कि फलां शख्स ऑडिटर है, फलां शख्स सीनियर ऑडिटर है, फलां शख्स पार्टनर है। रोल बेस्ड। कहीं पर टास्क कल्चर ज्यादा मैटर करता है कि काम मैटर करता है, काम होना चाहिए उसके पीछे, जो भी बंदा उसको परफॉर्म करे डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि वो काम कंप्लीट होना चाहिए, वो टास्क कंप्लीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई कस्टमर है, उसको गाइडेंस चाहिए। किस हवाले से गाइडेंस चाहिए? कि रिफंड की क्या पॉलिसी है, रिफंड करना है उसने, या उसकी कोई कंप्लेन है। तो कोई भी पर्सन यहाँ खड़ा हो जाए, डजेंट मैटर, उसमें रोल मैटर नहीं करता। उसमें मैटर करता है कि उस कस्टमर की कंप्लेन लॉज हो जाए, रजिस्टर हो जाए। तो वो कोई भी करवा दे। एक बंदा नहीं है, एब्सेंट है, दूसरा बंदा करवा दे, दूसरा बंदा नहीं है, तीसरा बंदा है, तीसरा बंदा करवा दे। तो व्हाट मैटर्स कि कस्टमर की कंप्लेन उस वक्त लॉन्च हो जाए, या जो भी उस वक्त वो टास्क जरूरी है वो टास्क कंप्लीट हो जाए। उसका करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, उस टास्क का होना इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स अ टास्क कल्चर। नेक्स्ट, पर्सन कल्चर। पर्सन कल्चर में क्या हो रहा है कि द एम्प्लॉय इज फॉलोइंग अ पर्सनल एम्बिशन in the context of the organization and interacts with the organization as little as possible. In this culture, the individual is the central point. The organization is seen as serving the individuals within it, barristers, chambers, architects, partnerships. ये ज्यादातर प्रोफेशनल फील्ड में होता है कि जहाँ पे जैसे डॉक्टर्स, तो उनका पर्सनल कल्चर है, वो अपने उनकी ग्रोथ हो रही है, उनकी रिपोर्ट है। हमारी तो नहीं लग रही मिस, नहीं, स्टूडेंट की होगी। तो दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट, पर्सन कल्चर। ठीक है, तो ये 5 कल्चर्स नोट डाउन हो गए, हैंडीज 4 कल्चर्स। अब आइए नेक्स्ट, हैंडीज 4 कल्चर्स: पावर कल्चर, टास्क कल्चर, रोल कल्चर एंड पर्सन कल्चर। नेक्स्ट, पर्सन कल्चर। शेन्स डिटरमिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। शेन्स डिटरमिनेंट्स क्या कह रहे हैं? these are artifacts, these are espoused values, these are basic assumptions and values। क्या कह रहे हैं? आर्टिफैक्ट्स का क्या मतलब है? आर्टिफैक्ट्स का मतलब है, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट्स को हम कहते हैं लेपा पोती। हम कहते हैं उसको भाई चमक दमक, पैकेजिंग। ठीक है। अब पैकेजिंग, एक इदारे की पैकेजिंग क्या है मतलब? अब इसका क्या ये मतलब है कि फिजिकली कोई रैपर बंधा हुआ है, या फिजिकली कोई उसकी कोई बॉक्सिंग हुई हुई है? नहीं, इसका मतलब है कि जब आप इदारे में एंटर होते हो, उनका थीम कलर क्या है, एम्प्लॉयज का यूनिफॉर्म क्या है, ऑफिस का लेआउट कैसा है, स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये आर्टिफैक्ट्स हैं। ये जो बाजाहिर चीजें आपको नजर आ रही हैं, उन वो एक आम्बियंस क्रिएट कर रही हैं, या एक एनवायरनमेंट, एक माहौल क्रिएट कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफैक्ट्स। तो उस इस आर्टिफैक्ट। माहौल से, इस आर्टिफैक्ट से हमें ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर पता चलता है कि अच्छा ये क्या सोच रखती है ऑर्गेनाइजेशन। अगर बहुत ज्यादा कलरफुल है, क्रिएटिव वो की ज्यादा, या बहुत सिंपलिस्टिक अप्रोच है इसकी, मिनिमलिस्टिक अप्रोच है, या ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या ये आर्टिफैक्ट्स पे ध्यान ही नहीं दे रहे, मेसी है। मेसी भी तो हो सकता है ना, आर्टिफैक्ट्स पे कोई ध्यान नहीं दिया हुआ, एस्थेटिक है, एलिगेंट है, and so on and so forth. Espoused values, these are the strategies, goals and objectives of the organization, जो उसके मिशन स्टेटमेंट में लिखा होता है, विजन स्टेटमेंट में लिखा होता है, प्लस जो वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। Those are the strategies, goals and objectives. Espoused values. Basic assumptions and values, these are the taken for granted beliefs. They can be called a paradigm, which is a set of assumptions held in common. Basic assumptions, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल दूं समझाने के लिए, स्कूल इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है। स्कूल के हवाले से बेसिक अजम्पशन क्या है कि जब भी स्कूल का वर्ड आता है आपके माइंड में आता है अच्छा कोई सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक का कुछ होगा, है ना। और जब भी उस हाँ, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ही। के बारे में बात करो, और अगर कोई टीचर अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के लिए, या कोई और पोजीशन के लिए स्कूल में अप्लाई किया जा रहा है, तो उनको पता है जॉब टाइमिंग्स क्या होंगी। अजम्पशन है ना, 8 to 1, 8 to 2, 8 to 3, यही टाइमिंग्स है। किसी के दिमाग में कभी भी नहीं आता कि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक, जब भी स्कूल का वर्ड आता है ऐसा आएगा दिमाग में?
नहीं आएगा। नहीं। बेसिक अजम्पशन, फिर बेसिक अजम्पशन क्या होगी कि वहां जो स्टूडेंट्स होंगे उनका यकीनन कोई यूनिफॉर्म होगा, कोई क्लासरूम होंगी, कोई व्हाइट बोर्ड होगा, कोई ब्लैक बोर्ड होगा। बेसिक अजम्पशंस, ठीक है, दैट आर हम्म, टेकन फॉर ग्रांटेड एंड बिलीव। तो वो हर इदारे से रिलेटेड है। अब अगर कोई रेस्टोरेंट में चले जाओ, जब भी वर्ड रेस्टोरेंट आता है आपके माइंड में क्या आता है? खाना, है ना? आपके माइंड में क्या खाना आता है? में टेबलें लगी हुई होंगी, टेबल लगे हुए हैं, बिल्कुल। किचन होगा, हम्म, कोई शेफ होगा। तो ये किसी को बताने की जरूरत है, बेसिक अजम्पशंस है। वैल्यूज, हमें पता है कि वैल्यू होनी चाहिए, हाइजीन, साफ सुथरा खाना हो, किचन साफ सुथरा हो, गंदबला नहीं हो, हलाल हो। ये सब बेसिक assumptions एंड वैल्यूज। ठीक, तो ये शेन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। हॉफस्टीड्स, हॉफस्टीड्स इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। अब देखें, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये टेक्निकल आर्टिकल में रिटन है। राहुल, इसको लाइटली नहीं लेने का है। अगर F1 की चीजें भूल गई हैं तो उसको याद कर लेना बेटा, ठीक है। ठीक है। हॉफस्टीड्स इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन कल्चर। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव ऑन कल्चर, हॉफस्टीड क्या कह रहे हैं? पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी, पावर डिस्टेंस। अब इसको बहुत आसान से एग्जांपल्स के साथ मैं समझा रही हूँ। पावर डिस्टेंस का मतलब है कि जो भी बॉस है उसका अपने एम्प्लॉयज के साथ जो ताल्लुक है, रिलेशनशिप है, वो कैसा है। तो वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, पावर और डिस्टेंस। पावर यानी कि उसकी अथॉरिटी और पावर कितनी है बॉस की। डिस्टेंस, वो कितना मेंटेन कर रहे हैं एम्प्लॉयज के साथ, क्या वो एक फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप रख रहा है, या एम्प्लॉय बॉस वाला रिलेशनशिप रख रहा है, डिस्टेंस मेंटेन है। डिस्टेंस फिजिकल डिस्टेंस की बात नहीं हो रही, साइकोलॉजिकल डिस्टेंस की बात हो रही है कि एम्प्लॉयज डरते हैं बॉस से कोई भी चैलेंज शेयर करते हुए, कोई भी मसाइल शेयर करते हुए, या वो उसके साथ ओपनली शेयर कर लेते हैं, उसका बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको आप बेहतर एक और एग्जांपल से समझ सकते हो। स्कूल में तो पढ़ा ही होगा राहुल आपने, हम में से किसने नहीं जी। पढ़ा स्कूल में, ठीक है। स्कूल में तो पढ़ाई होगा, वहां पे क्या होता है, पीरियड्स होते थे। कोई सब्जेक्ट टीचर होता था जिससे जो हमें बहुत अच्छा लगता था, हम बोलते थे, हम वेट करते थे उसका कि कब ये वाले टीचर आएंगे, अब क्लास में मजा आने वाला है, ये हमसे मजा मस्ती मजाक करेंगे, जोक सुनाएंगे, हमें रिलैक्सेशन मिलेगी, हम कुछ भी इनसे कह सकते हैं। फिर एक टीचर आता था जिनसे हमें बड़ा डर लगता था, ओ माय गॉड ये टीचर आने वाला है। पिन ड्रॉप साइलेंस, नो मूवमेंट इन द क्लास। कॉपी चेक करेंगे। ठीक है, कॉपीज चेक करेगा, अल्लाह ये बेइज्जती कर देनी है उसने, सब छुप रहे होते थे एक दूसरे के पीछे कि भाई ये मुझे ना देख ले कहीं, ये मुझसे होमवर्क ना पूछ ले, या ये मुझसे ये सवाल ना पूछ ले। डिस्टेंस, तो कुछ टीचर डिस्टेंसेस को ब्रेक करते हैं, कुछ टीचर्स डिस्टेंसेस को क्रिएट करते हैं। पावर डिस्टेंस, तो इसके बेस पे हम एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अच्छा इस ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, यहाँ पे कैसे बॉसेस हैं, कैसे मैनेजर्स हैं, क्या वो अपनी टीम के साथ इंटीग्रेटेड हैं या टीम के साथ अलग थलग हैं। नेक्स्ट, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज प्लेस स्ट्रेस ऑन पर्सनल अचीवमेंट्स। मुझे फर्क नहीं पड़ता इदारा ग्रो करे ना करे, मेरी ग्रोथ होनी चाहिए। इंडिविजुअलिज्म, मेरी प्रमोशन हम्म, होनी चाहिए, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, इदारा जाए भाड़ में। क्या लोग इस तरह सोचते हैं? हम्म, ये माइंडसेट है वहां एम्प्लॉयज का, पूरी कॉम का। हमारा काम होना चाहिए हम्म, कंट्री जाए भाड़ में, ठीक है। ये तो कलेक्टिविज्म, हम तकरीबन सब हम मिल के पाकिस्तान ग्रो में बहुत करें, है। पूरा इदारा ग्रो करे, सबकी ग्रोथ हो, इदारे का भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, कलेक्टिविज्म। ठीक, नेक्स्ट आइए, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस पढ़िएगा। People in cultures with high uncertainty avoidance tend to be more cautious and proceed by careful planning. Low uncertainty avoidance cultures feel relatively comfortable making unstructured situations and dealing with changing and novel environments. ठीक है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस, पीपल इन कल्चर्स with high uncertainty avoidance tend to be more cautious and proceed by careful planning। अब देखो दो वर्ड्स हैं, अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस। अनसर्टेनिटी, जो कि हमारा मुल्क फेस कर रहे, हम फेस कर रहे हैं, हम तो आदी हो चुके हैं, हर वक्त अनसर्टेन है, कब पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, कब हमारी करेंसी नीचे आ जाएगी, कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है, ठीक है। अनसर्टेनिटी बहुत है। अब एक
दो तरह के कल्चर्स हैं। देखिए, आपके लिए और मेरे लिए इस चीज को थोड़ा सा इमेजिन करना मुश्किल है, इसलिए क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में नहीं रहते। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में जो रहते हैं या जो विजिट करके आए हैं, वो इस बात से फेमिलियर हैं या जानते हैं इस बात को कि वहां जब एक ऐसा मुआशरा, एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे सब कुछ सर्टेन होता है, जहाँ पे सब कुछ सस्टेनेबल होता है, जहाँ पे सब कुछ पीसफुल होता है, हारमोनियस होता है। फॉर एग्जाम्पल, दुबई तकरीबन 20-25 साल से, माशाल्लाह उससे भी ज्यादा, एक सर्टेनिटी थी उनके इकोनॉमिक सिचुएशन में। लोग वहां जाना पसंद करते थे, आंख बंद करके अपने बच्चों को अकेले फ्लाइट में जाने देते थे। इट वॉज कंसिडर्ड सच अ सेफ सिटी। कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, सब कुछ है। बट राइट नाउ इट्स गोइंग थ्रू अ रफ पैच। अचानक से वहां अनसर्टेनिटी आ गई है, सब लोग वहां से भाग रहे हैं। तो जो लोग, जिन लोगों को, जिन कौमों को सर्टेनिटी की आदत हो जाती है ना, पीसफुल एनवायरनमेंट में रहने की आदत हो जाती है, हारमोनियसली रहने की आदत हो जाती है, वो इतना सा भी होता है ना डिस्टरबेंस, इतना सा भी, इतू सा भी, 0.005% भी, वो ऐसा भागते हैं, वो इतना अवॉइड करते हैं, वो इतना डर जाते हैं, वो इतना ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं और प्लानिंग पे बिलीव करते हैं, दूर भागते हैं। हम और आप जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ अनसर्टेनिटी इज द नॉर्मल रूटीन, ठीक है, थिंग। तो हम तो वेट करते हैं, हमारे लिए तो एडवेंचर होता है। जंग में भी मिसाइल्स देख रहे थे। हम वेट करते हैं हम इस जंग चीज में को, मैं वो मिसाइल्स एडवेंचर हो देख गया, रहा था। अब क्या होने वाला है, अब क्या, हम लिटरली इस तरह वेट करते हैं। प्लस हम रिजिलियंट हो गए हैं, हमें हमें हम नेविगेट करना सीख गए हैं, हमारे जिस्मों ने, दिमागों ने अडॉप्ट कर ली है कि भाई हमें पता है यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, कभी भी कहीं भी गटर का ढक्कन खुला होगा, कभी भी कहीं भी खड्डा होगा, तो हम उस माइंडसेट से गाड़ी चला रहे होते हैं, एहतियात से। और वैसा हम कर रहे होते हैं, हमने रोडों पे जाना तो नहीं छोड़ दिया, हमने अपने जॉब्स पे जाना तो नहीं छोड़ दिया इन मुश्किलात की वजह से, हम तो तब भी निकलते हैं, हम जाते हैं, कुड़ते भी हैं, कंप्लेन भी करते अक्सर हैं, मैम और हम ये निकलते भी हैं, हम फेस भी करते हैं, हम भागते नहीं हैं। गेटिंग द पॉइंट। तो ये हर सही बात है इदारे में भी जी। इस तरह से होता है। कुछ इदारे होते हैं जो कई सालों से बड़ी स्मूथली रन कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, एम्प्लॉयज खुश हैं, सब कुछ चल रहा है। अचानक से उस इदारे की कोई बुरी खबर आती है, डायरेक्टर का इंतकाल हो गया, कोई कोई एक बुरी खबर, हम्म, कोई एक थिंग जो सबको जहन में डाल दे कि अरे अब तो अनसर्टेन हो गया, पता नहीं अब ये अदारा कैसे चलेगा, इसका तो फाउंडर ही अब फौत हो गया, अब क्या होगा। तो फिर वो एम्प्लॉयज वहां से भागना शुरू करते हैं, हम्म, कहीं और जॉब्स तलाश करते हैं। फिर इदारे में ऐसे लीडर्स अगर आ जाएं जो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने पे ज्यादा उनका माइंडसेट है, रादर देन यू नो टू बिल्ड अ सर्टेन एनवायरनमेंट। तो ये इस तरह से माइंडसेट, साइकोलॉजी चेंज भी होती है और इस तरह से डेवलप भी हो रही होती है। तो कल्चर क्या है इदारे का, वेरी करता है, डिफर करता है फ्रॉम, जैसे मैंने कंट्री के बारे में एक्सप्लेन किया, सेम आप इदारे पे ले आओ, इदारा टू इदारा वेरी करता है। कहीं पे बहुत चैलेंजेस है, कहीं इदारे की नेचर ही ऐसी है कि फुल ऑफ चैलेंजेस, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशिंग ऑर्गेनाइजेशंस जिनका काम ही जाके आग बुझाना है, तो वहां तो अनसर्टेनिटी है। कुछ चैलेंजेस उनको पता हम्म, है कि ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, चैलेंजेस के बारे में पता है, लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी है कि वहां ऑन द फील्ड क्या होगा कुछ नहीं पता। ठीक है। इसी तरह और भी इदारे हम्म, हैं, जैसे कि आप देख लें माइनिंग इंडस्ट्रीज, आप देख लें फार्मास्यूटिकल्स में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का इदारा होता है, जहाँ रिसर्च हो रही होती है, वहां भी अनसर्टेनिटी है। क्यों? क्योंकि आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई नया चीज बना रहे हो, आपको नहीं पता उससे धमाका हो जाए या ना हो, आपको नहीं पता। आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट होता है, उससे नुकसान भी हो सकता है, उससे फायदा भी हो सकता है, उससे कोई न्यू डिस्कवरी भी हो सकती है, उससे कोई जानी नुकसान भी हो सकता है। तो दैट्स अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। सीधी सी बात, कुछ लोग लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। आपके मोबाइल में एक फीचर है राहुल, आपके मोबाइल में, हर मोबाइल में एक फीचर है, कैमरा खोलते हो, क्या करते हो, जी। जूम इन, फिर क्या करते हो, जूम आउट। तो तो जब जूम इन करते हैं, तो जो छोटे सा भी मसला होता है ना, वो इतना बड़ा नजर आने लगता है, और जब वो इतना बड़ा नजर आने लगता है तो वो क्लियर भी नहीं होता, वो ब्लरी हो जाता है। यस और नो? सही बात है।
और जब आप जूम आउट करते हैं तो आपको बिग पिक्चर नजर आती है, लॉन्ग पर्सपेक्टिव नजर आता है। और जब बिग पिक्चर नजर आती है तो पिक्चर क्लियर भी हो जाती है। यस और नो? तो यही जी। हर इदारे में लीडरशिप का भी काम है कि हर वक्त जूम इन करने की जरूरत नहीं है, हर वक्त बाल की खाल निकालने की जरूरत नहीं होती, हर वक्त हर चीज में कीड़े निकालने की जरूरत नहीं होती। बाज औकात कुछ चीजों को लेट गो करना चाहिए और लॉन्ग रन में देखना चाहिए, जूम आउट करके देखना चाहिए कि टू टू गेन मोर क्लैरिटी, टू बी मोर एम्बिगुअस, टू बी लेस एम्बिगुअस। तो ये लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। और अक्सर हम अपना इंडिविजुअल लेवल पे भी, बड़े इदारे भी और कंट्रीज भी अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं जो लोग शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन पे बिलीव करते हैं। अगर मैं एक बहुत छोटी हम्म। सी मिसाल लूं, इंडिया पाकिस्तान इतना बड़ा एरिया है साउथ एशिया का, एंड लिटरली हमारे पास बिल्कुल कोई कमी नहीं है, ना ब्रेन टैलेंट की, ना फिजिकल टैलेंट की, ना रिसोर्सेस की, कोई कमी हम्म, नहीं है। और अगर बिल्कुल ऐसे ही। हम इंडिया पाकिस्तान एक हो जाएं, दोस्त हो जाएं, तो तहलका मचा दें पूरी दुनिया में। चलो पूरी दुनिया तो छोड़ दो, आपस में एक दूसरे के लिए कितने मुफीद हो जाएंगे। आपस में हमारी ट्रेडिंग शुरू हो जाए तो बेनिफिट दोनों एंड्स को होगा, दोनों पार्टीज को होगा। हमारी ट्रेडिंग रुकी हुई है, हमारे कमर्शियल बेनिफिट्स रुके हुए हैं, सब कुछ रुका हुआ है। और सिर्फ हेट्रेड बढ़ाई जा रही है। क्यों? फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म मैं बेनिफिट, अपनी अना को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम बड़े हैं, हम सुपीरियर हैं, हम बेहतर है। भाई है तो हम एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ना वो दोनों हमसे बेहतर है दोनों एंड ना हम वैसे ही। उनसे बेहतर है। ठीक है, हम दोनों बराबर में ही हैं। और हम दोनों इक्वली उतने ही कीचड़ में घुसे हुए हैं जितने के, मतलब हमें से कोई भी। तो लॉन्ग टर्म जब हम सोचने लगेंगे ना, जब हम लॉन्ग टर्म, डाउन द लाइन 50 ईयर्स, डाउन द लाइन 100 ईयर्स, हम क्या अपने जनरेशन को देकर जाना चाहते हैं? हेट्रेड। हम चाहते हैं हम कितने साल जी लेंगे, 60 साल, 70 साल। लेकिन हम ट्रांसफर क्या करके जा रहे हैं अपनी जनरेशन को? हेट्रेड। अपने पड़ोसियों से हेट हम्म, करो, एंड फॉर व्हाट? क्यों? तो खोदोगे पहाड़ तो निकलेगा चूहा भी नहीं निकलेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि हम क्यों इतनी एक दूसरे से नफरत कर बैठे हैं। किसी को पता ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे अब्बा ने कहा था कि पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा है। हाँ, क्योंकि हमारे फलां लोगों ने कहा था। हाँ, क्योंकि हमारे फलां पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि पाकिस्तान टेररिस्ट मुल्क है, फलाना है। बट व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? क्या कभी किसी ने कोशिश की जानने की? व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? आई एम वेरी, यू नो, मैं हैरान नहीं हूं कि हेट्रेड को बढ़ाया जा रहा है, बल्कि मैं इस बात पे हैरान हूं कि ये सोचा ही नहीं जा रहा कि डाउन द लाइन हम ट्रांसफर क्या कर रहे हैं जनरेशन्स को, और हम वाकई सिर्फ नफरत ही दे के जाना चाहते हैं। और उससे फायदा किसको हो रहा है? आपस में हमारी नफरतें बढ़ रही हैं तो फायदा, असल फायदा किसको हो रहा है? पूरी दुनिया को हो रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया नहीं चाहती कि हम दोनों एक हो जाएं और एक होके एक पावरफुल टीम की तरह सामने आए। सो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एंड ये बात जो है, जो लॉर्ड माउंट बैटन ने बड़े अच्छे से भाप ली थी कि ये अगर मजबूत हो गए तो ये क्या ही कर लेंगे। और उन्होंने 1000 ईयर्स का प्लान करके गए कि डिवाइड एंड रूल, इनको डिवाइड करो और इन पर हुक्मरानी करो। वही चला आ रहा है। कभी रिलीजन के बेस पे, कभी जात पात के बेस पे, कभी कलर के बेस पे, कभी कभी कोई और चीज के बेस पे, कभी स्पोर्ट्स के बेस पे, यू नेम इट। कोई भी बेस हो, मकसद क्या होता है? डिवाइड करो और रूल करो। आगे आइए, मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। जी राहुल, कैन यू हियर मी? जी जी मैम। All right, so last is masculinity versus femininity. Masculine cultures include competitiveness and assertiveness. Feminine cultures place great emphasis on relationships and consensus. अब masculinity femininity का क्या मतलब है? बेसिकली ये मतलब नहीं है कि, एक मतलब तो ये है कि आपके इदारे में ज्यादा मेल पर्सन्स हैं या फीमेल पर्सन्स हैं,
हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नेचर होती है। अब अगर आप जेंट्स सैलॉन में जाएंगे तो वो भी एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, वहां सिर्फ मेल्स आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप फीमेल सैलॉन में जाएंगे तो बहुत सारी फीमेल्स मिलेंगी आपको, तो यू नो दैट व्हाट कल्चर इज गोइंग ऑन इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह स्कूल्स में अगर आप जाएंगे तो जूनियर सेक्शन जितना होता है, जूनियर नर्सरी, KG 1 2 3, वहाँ ज्यादातर आपको फीमेल्स टीचर्स ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उसमें सॉफ्टनेस होती है, छोटे बच्चे हैं, उनको हैंडल करने में इजी रहता है, मदरली नेचर होती है। वेराज वहां पे हम कभी भी मॉन्टेसरी के लेवल पे आप नहीं देखोगे कि मॉन्टेसरी में कोई मेल टीचर पढ़ा रहे हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि इतने छोटे बच्चों को मर्द में वो सॉफ्टनेस नहीं होती। ये कुदरत का निजाम है, कुदरत ने ऐसा डाला है, इसमें कोई वो चीज नहीं है। तो मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी इदारे के अंदर भी कल्चर क्या फॉलो किया जा रहा है, ज्यादा अगर मेल्स हैं तो competitiveness है, असर्टिवनेस है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जा रहे हैं, तो वो मैस्कुलिन नेचर का कल्चर है। अगर वहां पे ग्रेट इंटरनेट एम्फोसिस ऑन मैम थोड़ा सा लैग रिलेशनशिप्स। कर रहा है अभी भी। अच्छा, ठीक है, तो अब इसका क्या किया जाए, हल क्या है? सो फेमिनिन जहाँ पे ज्यादा रिलेशनशिप्स और कंसेंसस पे तवज्जो दी जा रही है, वहां पे फेमिनिन कल्चरल है। ठीक है, तो ये हमने कितने पढ़ लिए? 1 2 3 4 5, 5 पढ़ लिए। और ये किसके हैं? ये हॉफस्टीड के हैं। ये राइटर का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। अब आइए नेक्स्ट। मैम इंटरनेट का स्टिल थोड़ा सा इशू आ रहा है, बीच बीच में आपकी आवाज़ कट रही है। जी, तो फिर इसका हल क्या है राहुल? क्या करें, क्लास एंड कर दें? आप क्या चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। आप रिकनेक्ट करके देखें। कंटिन्यू करें मैम। ऑल राइट। अच्छा। आप कंटिन्यू करें, आप सही है। ओके ओके। With regard to organizational structure and configuration, the BT syllabus mentions entrepreneurial, functional, departmental, divisional, matrix structures. Structures यानी कि इदारे का स्ट्रक्चर क्या? entrepreneurial structure है, functional है, functions की बेस पे डिपार्टमेंट डिवाइडेड है, divisional है, matrix है। तो अब ये हर एक को डिफाइन किया गया है, जरा पढ़िएगा। entrepreneurial structure किसे कहते हैं? Entrepreneurial structure is one in which the entrepreneur dominates. Entrepreneurial structure tends to be found in new businesses where the entrepreneur is still a hands-on manager. A power culture and an entrepreneurial structure will normally go hand in hand. यानी ये सही है। सेठिया कल्चर हो गया entrepreneurial structure। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए। A functional and departmental structure is a conventional structure with different departments for accounting, sales and marketing, research and development, and so on. This structure can be efficient and can lead to economies of scale, but as departments increase in size and power, they can begin to look after their own interests more than the organizations. Then a functional organization has taken on the characteristics of a role culture, intense interest in role rather than getting the job done. कोई बात जो नहीं समझ ये आई हो उसमें, फंक्शनल में? समझ आ गई? कोई बात ऐसी जो ना समझ आ रही हो? राहुल, आपका माइक म्यूट है। क्लियर है? हेलो। हाँ, अब ये पॉइंट क्लियर है, फंक्शनल। नेक्स्ट पढ़िए।
जी जी मैम, फंक्शनल मतलब कि इसमें चाहिए। A business grow as business grow, there is often a degree of diversification as new products and new markets are developed. It then often makes sense to set up separate divisions for each market and product group as this allows specialization. So the European division will know about pricing, competitors, customer preferences in Europe, and the North American division will develop expertise in that market. जैसे ही बिजनेसेस ग्रो ये करते मैम ये मतलब एसोसिएट कर रहा है इस डिफरेंट स्टाइल्स को बिजनेस के स्टेज से कि बिल्कुल इनिशियल है तो उसमें। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करता है डिफरेंट स्टेजेस से गुजरता है। पहला स्टेज ऑफ कोर्स इनिशिएशन होती है, लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, फिर ग्रेजुअली वो मार्केट में इन होता है, ग्रेजुअली मार्केट में पॉपुलर होता है, डिमांड बढ़ती है, पीक पे जाता है, फिर देयर इज अ डाउनफॉल की जब एक वक्त आता है वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। ठीक है। सेट हो गया। नेक्स्ट, अ metric structure is very common in project led organizations as it allows multi skilled teams to be set up for each product. However, it will mean that an employee is responsible to two superiors, and this was anathema to classical management theory. For example, the person shown below is responsible to the project B manager and to the quality control manager. It is easy to imagine a situation where the project manager puts pressure on the employee to cut out some tests because the project is slipping, and at the same time, the quality control manager would put pressure on the employee to carry out full testing. मैट्रिक स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट लेड ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोजेक्ट बेस्ड है। फलां जगह का फ्लाईओवर बनाना है, बना लिया, प्रोजेक्ट खत्म, काम खत्म। फलां जगह की ग्रीन लाइन डालनी है, ग्रीन लाइन खत्म, काम खत्म। फलां जगह का डैम बनाना है, डैम खत्म, काम खत्म। ठीक। सो मैट्रिक स्ट्रक्चर। तो न्यू टीम बनेगी, न्यू सब कुछ होगा, उसी तरह काम होगा, बिल्डिंग बनाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब इट्स अ प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोसेस कि प्रोजेक्ट वाइज ये लोग टारगेट करते हैं एंड देन इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैट्रिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रोजेक्ट ए के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेक्ट बी के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेक्ट सी के लिए ये टीम रिस्पॉन्सिबल है। तो दैट्स अ मैट्रिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है ये टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस। देखिए ये जो है ना, मुझे अभी एसबीएल में पढ़ाना नहीं था क्योंकि ये एफबीटी की नॉलेज है, और ये एफबीटी इट इज अज्यूम्ड के स्टूडेंट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे उसको नहीं कराया जाता, बट इसको जी प्लीज बैठिएगा। तो यहाँ पे उसको जो है हम बहुत ब्रीफली रिव्यू कर रहे होते हैं। हाउएवर मैं यहाँ पे डिटेल में आपको लेकर जा रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि आंसर्स आप तब लिख पाओगे, वैसे नहीं लिख पाओगे। ठीक है। तो टॉल एंड फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन जरा जरा इसको पढ़िए, गो थ्रू कीजिए, और मैं आपसे पूछूंगी कि इसका क्या मतलब है। All organizations are characterized by having many management layers with each manager looking after his subordinates, wide later configurations have relative मुझे बता दीजिएगा स्क्रॉल डाउन करूं कि स्क्रॉल अप करूं।
जी हो गया राहुल, समझाइए। जी मैम, टॉल नहरों में ये होता है कि हायरार्की बहुत लंबी होती है, और एक मतलब एक बंदे के अंडर मतलब कुछ कम लोग सबऑर्डिनेट्स होते हैं, देन उनके आगे फिर ज़्यादा सब और मतलब सबऑर्डिनेट्स होते हैं। लेकिन उसमें वाइड वाइड जो होती है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें एक ही बंदे के अंडर बहुत ज़्यादा लोग आ रहे होते हैं। वेरी गुड, सही समझा आपने। हायरार्की एक जगह टॉल है और एक जगह फ्लैट है, इसलिए इसको हम टॉल या फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। क्या मतलब है इसका? अगर नहीं पता तो बस क्विक रीडिंग कीजिए और मुझे समझाइए। सेंट्रलाइजेशन मतलब ऐसा होता है कि हेड ऑफिस जो होता है वो सारे डिपार्टमेंट्स को हेड कर रहा होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन में डिसीजन जो है वो मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांच के एंड पे ही हो रहे होते हैं। वेरी गुड। सेंट्रलाइजेशन के एक एग्जांपल। सेंट्रलाइजेशन की एग्जांपल जैसे सिक्योरिटी इदारे सेंट्रलाइज ही चलते हैं तकरीबन। जैसे कि एसीसी है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस लंदन में रहते हैं। एंड सारी अथॉरिटीज, मेन चीजें, पॉलिसीज, एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, रिजल्ट्स, फी कलेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग फ्रॉम यूके लंदन। ठीक है। और मोर देन 184 कंट्रीज में ये ऑपरेट हो रहा है, एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग कहाँ हो रही है? यूके लंदन। तमाम अथॉरिटीज कहाँ है? यूके लंदन। तमाम फी कलेक्शन, फी सबमिशन कहाँ है? यूके लंदन। ठीक है। कोई चैलेंज आता है, कोई मसला आता है, यूके लंदन। कुछ मसला आ जाए, यूके लंदन। तो हेड ऑफिस के पास तमाम अथॉरिटीज हैं, दैट्स अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में आप अथॉरिटीज को डेलीगेट कर देते हैं टू द डिफरेंट ब्रांचेस। अच्छा जी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? द कल्चरल वेब, दिस इज यूजुअली डिपिक्टेड एज द फॉलोज: ऑर्गेनाइजेशनल assumptions या पैराडाइम, सिंबल्स, टाइटल्स, पावर रिलेशंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंट्रोल सिस्टम्स, रिचुअल्स एंड रूटीन्स, मिथ्स एंड स्टोरीज। ये बेसिकली सम कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं समझ रही हूँ कि बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत है। कल्चर, कल्चर बेसिकली होता है कि माहौल कैसे बन रहा है, और माहौल इन सब चीजों से बनता है। सबका अपना अपना रोल है। आप किसी इदारे में जाते हो, उसका नाम क्या है? सबसे पहला इम्पैक्ट, नाम, लोगो। वो है कहाँ, उसकी लोकेशन, उसका स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है, उसके आर्टिफैक्ट्स कैसे हैं, थीम, कलर। पहले ग्राउंड फ्लोर है तो वहीं पे रिसेप्शन है या वहां पे कुछ भी नहीं है, वेटिंग एरिया है। फिर आप और अंदर जाते हो, फिर उसके एस्थेटिक्स देखते हो, मेंटेनेंस है कि नहीं है, क्लेanलीनेस है कि नहीं है। उसके बाद जाके कहीं आप किसी से इंफॉर्मेशन लेते हो, उसके सर्विसेज को देखते हो, यूज करते हो, या सर्विसेज को एक्सपीरियंस करते हो, प्रोडक्ट्स लेते हो, और बाद में आपको पावर रिलेशंस पता चलती हैं। फिर कहीं आप किसी इदारे में जाके एज एन एम्प्लॉय काम करते हो, तो और इनसाइड जाके और आपको चीजें पता चल रही होती हैं कि अच्छा इसका ये कल्चर है, मिशन पता चलता है, विजन पता चलता है, मार्केट में उसका नाम कैसा है। तो ये सब छोटी 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 चीजें सब मिल करके किसी इदारे का कल्चरल वेब जिसको कहते हैं, या कल्चर बनाती हैं। ठीक। मिंट्सबर्ग की ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ़िगरेशंस कुछ इस तरह से है कि स्ट्रेटेजिक एपिक्स, मिडिल लाइन एंड ऑपरेटिंग कोर, ये तीन हिस्सों में वो डिवाइड करता है। वो कहता है स्ट्रेटेजिक एपिक्स यानी कि लीडरशिप, कोर लीडरशिप जो स्ट्रैटेजीज डिसाइड कर रही है, बोर्ड, टॉप मैनेजमेंट। फिर है मिडिल लाइन, मिडिल मैनेजर्स, जो टॉप मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और ऑपरेशनल मैनेजमेंट को जाके बताते हैं, ऑपरेशनल स्टाफ को जाके बताते हैं। देन ऑपरेटिंग कोर, जहाँ जो एक्चुअली कस्टमर से इन टच में है, सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, एक्चुअली में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो ऑपरेटिंग कोर हैं, आपके वर्कर्स। सपोर्ट स्टाफ, आपका आईटी डिपार्टमेंट, आपका बिजली पानी ये सब सही करने वाला, रेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सपोर्ट स्टाफ। टेक्नोक्रेसी, कोई टेक्निकल कोई चीज है जो आपको, जिसमें सजेशन चाहिए, एडवाइस चाहिए, कोई क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है, कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, कोई हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स है, ये टेक्नोक्रेसी में आ जाता है। तो ये पांच चीजें हैं जिसमें मिंट्सबर्ग डिवाइड करता है इदारे को। तो हर साइंसदान ने, हर मैनेजमेंट के साइंसदान ने, हर अकाउंटेंसी या बिजनेस के साइंसदान ने अपने नजरिए से इदारे को देखा। किसी ने कल्चर को
पावर डिस्टेंस में, और इस तरह से मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी में डिवाइड किया। किसी ने स्ट्रेटेजिक एपेक्स मिडिल लाइन ऑपरेटिंग कोर सपोर्टिंग स्टाफ टेक्नोक्रेसी में डिवाइड किया। किसी ने आर्टिफैक्ट्स एंड दूसरी चीजों वैल्यूज पे डिवाइड किया। तो हर किसी ने अपने अपने नजरिए से दायरे को देखा। तो कल्चर जो है इन सबका मिक्सचर है। कल्चर क्लैशेस, ऑफ कोर्स कल्चर क्लैशेस आ सकते हैं, इनअप्रोप्रिएट कल्चर्स एंड कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस लाइफ साइकिल, हर इदारा एक डिफरेंट स्टेज से गुजर रहा है। चेंज मैनेजमेंट, जो लोग चाहते हैं कि बदलाव आए, एवोल्यूशन हो, वो भी है। तो ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे हैं, एंड आई एम लीविंग दिस अप टू यू कि इसको आपने सेल्फ रीड कर लेना है। हम मेजॉरिटी हमने काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने खुद से गो थ्रू कर लेना है। अब आइए हम कोई एक सवाल देख लेते हैं, या सॉरी, सवाल से पहले हमें जाना है एक वो नहीं आखिरी। डाले दीदा, जी। वो नहीं डाले दी। आखिरी टेक्निकल आर्टिकल है, रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप। इसको भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। Responsible leadership in the current business environment, characterized by change and new and sometimes unpredictable challenges, it is important that leaders have the capability to act responsibly, to deliver a business which meets those challenges without causing detriment to their stakeholders. Again, जो हमने एक दूसरे आर्टिकल में बात तय की, नंबर 1 एथिक्स, नंबर 2 याद है? हमने जो फर्स्ट आर्टिकल में बात की थी कि दो चीजें हैं, एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है, दूसरा आपने कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं, आउटकम देखना है, और किसके लिए देखना है? स्टेक होल्डर्स के लिए देखना है। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि एज अ बिजनेस लीडर यू नीड टू थिंक अबाउट ऑल योर स्टेक होल्डर्स, यू नीड टू थिंक 360 डिग्री, एंड देन लिंक टू स्टेक होल्डर थ्योरी एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। हर स्टेक होल्डर थ्योरी डिफरेंट होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर डिफरेंट होता है। जब आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं अपनी डिसीजन मेकिंग में, तो उसमें आपको बहुत सारे फैक्टर्स सामने रखने पड़ते हैं। जी राहुल, कैन यू हियर मी? राहुल, कैन यू हियर मी? आपका माइक ऑफ है। अच्छा, अब आपने ये करना है कि ये वाला आर्टिकल आपने खुद से पढ़ना है, ठीक है? हम दो टेक्निकल आर्टिकल्स अच्छे से गो थ्रू कर चुके हैं। जो हम अच्छे से गो थ्रू कर चुके हैं उसको आपने दोबारा से रिवाइज करना है, बिकॉज उसमें कुछ मॉडल्स थे, जैसे कि पोर्टर्स का मॉडल था, टकर्स का मॉडल था, और ट्रिपल ए था। फिर इसी तरह एथिकल डिसीजन मेकिंग में भी कुछ चीज़ें न्यू थी आपके लिए, कल्चरल कॉन्फ़िगरेशन में भी न्यू थी आपके लिए। तो ये आपने दोबारा से ओवरव्यू करना है, और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप वाला टेक्निकल आर्टिकल खुद से पढ़ना है, ठीक है? हम अगली क्लास में, क्योंकि आज आपका नेट भी थोड़ा इशू कर रहा है, हम अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। और उसके बाद अगर हमारे पास वक्त हुआ तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाएंगे, ठीक है? कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा, नेट हमारी, थोड़ा इशू कर रहा है। जी जी, नेट इशू कर रहा है, इस वजह से आज मैं यहीं तक हम क्लोज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हमारी एसबीएल की क्लासेस ट्वाइस अ वीक है जी, वेडनेसडे और सैटरडे। अच्छा, ठीक है, कोई एक और दिन निकालना पड़ेगा हमें, देखते हैं, ठीक है? तो मैं फिगर आउट करती हूँ कि हमें स्लॉट में से एक और दिन निकल के आ जाए, ताकि हम 3 डेज एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक मिल रहे हो। टाइम ज़रा शॉर्ट है, और आपको क्लास में ही थोड़ी प्रैक्टिस करवानी है मुझे कुछ चीज़ों की,
एक दफ़ा हम गो थ्रू कर लेंगे तमाम रिक्वायरमेंट्स जो जो आ सकती हैं एसबीएल के पेपर में, तो फिर हमें ज़रा तसल्ली हो जाएगी कि ठीक है हमने एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया है। तो हमें अप्रैल के महीने में ही इसको हमने मैक्सिमम कवरेज करनी है, ताकि मई के महीने में हम सिर्फ रिविजन 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 एंड मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ ही रहें। ठीक है। अच्छा जी ठीक राहुल, है। आप घर पे क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ज़रा मुझे बताओ तो। कहाँ उलझे हुए हो? मैम मैं बताया था मैंने आपको, वो असल में थीसिस। प्रोजेक्ट वो रैप सबमिट करना है। ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन वही बात है कि फिर मतलब एसबीएल आपका कॉम्प्रोमाइज होगा, एसबीएल भी अच्छा खासा हैवी पेपर है। हैवी पेपर एसबीएल इन मैम टर्म्स आप ऑफ फाइनेंशियल एंड टर्म्स ऑफ। टॉपिक्स ही चलाएं जैसे अभी आज चला है। हम्म। अच्छा, मैंने सुना था कि आप तो ऑन साइट के लिए आना चाह रहे थे ना, तो आप ऑन साइट क्यों नहीं आ पा रहे हो? मैं असल में हूँ नहीं कराची में सब। अच्छा। मैं आ जाऊंगा तो फिर इंशाल्लाह ऑन साइड ले लूंगा। चलो सही है सही है, नहीं कोई मसला नहीं, ऑन साइट आओ या ऑनलाइन आओ कोई इशू नहीं है। बात बस यही है कि आप हो नहीं कराची में, मुझे ये पता इंटरनेट इशू कर रहा था। कहाँ हो तुम? हूँ। किस मैं शहर अपने में? गांव में हूँ। अच्छा, गाँव में हो। क्या नाम है आपके गाँव का? शहर ही है छोटा सा पनौत। सॉरी, क्या? पनौत। ओ, पन्नू पनौत आके। कैंट का नाम पन्नू सुना होगा आके, आपने। पन्नू आके, सही सही सही। सुना हुआ है, सुना हुआ है। जबरदस्त। कैसा है आपका गांव शहर? सही है मतलब। फैसिलिटीज हैं सारी? हाँ फैसिलिटीज तो सारी है मतलब। सही। चलिए, अच्छी बात इंटरनेट इशू करता है कभी कभी। है। इंटरनेट इशू करता है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आपसे। एंटिल देन टेक्निकल आर्टिकल लीडरशिप के आपने गो थ्रू कर लेने हैं, जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए थे उसको कोशिश करें, टाइम निकालें, 1 घंटा बस निकालें और बैठ के ख़त्म करें। ठीक है। एआरसी और आई कंप्यूट, क्योंकि जब तक आप घर पे थोड़ा सा तो बैठना पड़ेगा ना। ठीक है, आपकी थीसिस भी है, मगर थोड़ा सा तो एसबीएल का भी हक बनता है, क्या ख्याल है? 1 घंटा बस, ज्यादा नहीं। 5 घंटे तुम थीसिस को दो, 1 घंटा बस एसबीएल के लिए निकालो। ठीक है। तो इससे क्या होगा, थोड़ी आपकी रीडिंग आ जाएगी, थोड़ा सा आपका कुछ नहीं कुछ नहीं, आप जो हमने क्लास में किया उसी को रिवाइज कर लेंगे। ओके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। ओके।